आज हम लोग लगभग हर जनरल कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे। निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? रेशो रुचांश। रुचांश का हमारे शरीर में क्या काम है? यह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं? शरीर वर्धक। अभावजन्य रोग कहते हैं वैसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण है क्षीणता, दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? प्रोटीन को। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में। प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? मंड। हमें फलीदार पौधे और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा। जनक कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की समान मात्रा में ले तो शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? वसा से। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? ईस्ट से। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। यह किस बीमारी का लक्षण है? अरक्तता। प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? सी। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है? विटामिन B2। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, कैसे पदार्थ होते हैं? पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? पारदर्शी। निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु तथा कांच। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। कांच किसका उदाहरण है? पारदर्शी वस्तु। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाए। जल में विलीन होने वाले गैस है ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रवों के नाम है सिरका और नींबू का रस। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? मोटी पुस्तक। मक्खन का पेपर क्या है? पारभासी।
कोमल पदार्थ कौन से होते हैं जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है तथा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी श्रेणी में आता है? शाकाहारी तथा मांसाहारी। निम्नलिखित में कौन सा भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज, लवण और विटामिन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होता है? प्रोटीन। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर उसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अगला चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे आ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके वैसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने के काम आता है के रूप में करते हैं? फिल्टर पत्र। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सा विधि उपयोगी है? निस्यंदन। चलनी द्वारा आटे की अशुद्धि को छांटना क्या कहते हैं? चालन। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठना क्या कहलाता है? अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। वायु क्या है? समांगी मिश्रण। पृथक्करण शब्द का अर्थ है अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीज को कैसे पृथक करते हैं? ओटने से। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? निस्यंदन। अनाज से भूसा और पत्थरों की किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? हस्तचयन। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? थ्रेसिंग। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? थ्रेसिंग। किसका उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है? निष्पावन। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे तथा भारी अन्न कणों को पृथक करने के लिए करता है? निष्पावन। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों के अंतर हो पृथक करने में किया जाता है? चालन। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर परत बनाता है उसे किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? निस्तारण। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में आ जाती है? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल को गर्म होकर उसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है। यह कौन सी क्रिया कहलाती है? वाष्पन। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर क्या बनती है? द्रव जल। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाए। जल में विलीन होने पर होने वाला एक गैस है ऑक्सीजन। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस उपरोक्त में कौन सा जल में विलेय है? तो 1 2 4 मतलब सिरका, ऑक्सीजन और नींबू का रस विलेय है। अगला क्वेश्चन है पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, इनमें से कौन सी पृथक्करण विधि है? 1 2 3 मतलब कि तीनों जो है वो पृथक्करण की विधि है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ती है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन।
शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकीरी में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा? आसवन। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, किसका उदाहरण है? परासरण। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? आसवन। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि को उपयोग में लाई जाती है? आसवन। निम्नलिखित में वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग कर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, किस विधि द्वारा? आसवन। आयोडीन पर पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। अगला चैप्टर है शरीर में गति। क्वेश्चन। धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? गर्दन तथा सिर को। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को क्या करती है? यह खींचती है। उपास्थियों से बने अंग को क्या कहते हैं? क्या नाम है? कान। हिंज संधि में कौन सा गति होता है? आगे और पीछे। मेरुदंड कितनी अस्थियों का बना होता है? अनेक अस्थियों से। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संधि या जोड़। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि को कैसी संधि है? अचल संधि। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? मांसपेशियां तथा हड्डियां। जो अस्थियां हिल नहीं सकती उन्हें क्या कहते हैं? अचल संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? हिज संधि। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी है? कंदुका खल्लिका संधि। क्वेश्चन है किस संधि में बेलनाकार अस्थि और छल्ले में घूमती है? धुराग्र संधि। बॉल एवं सॉकेट जॉइंट कंधे और कूल्हे की संधियां होती है कंदुका खल्लिका संधि। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा हुआ है। यह कौन सा संधि कहलाती है? कंदुका खल्लिका संधि। कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करता है? हिज संधि। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचटा। किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? पक्षी। किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछली। किसके शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है? सर्प। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं? 3 जोड़ी। तिलचट्टा से कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़े। मेरुदंड कितने कोशिकाओं का बना होता है? 33। घेघा किसकी सहायता से गति करती है? मोटी मांसल रचना से। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपास्थियों के कारण। एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों की। शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी, कंधे, घुटने, गर्दन। पसली पिंजर का कार्य है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है 24। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है कंकाल। मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक है कंडरा। निम्नलिखित में से कौन तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़े में। सांप में मेरुदंड होता है लंबा। शरीर के मुख्य
रूप से कितनी संधियाँ पाई जाती है? 3। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर। हृदय की सुरक्षा कौन करता है? पसलियाँ। कोहनी घुटने से जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा। कशेरुकों की संधि किसका उदाहरण है? अर्धचल संधि। किस संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थिति के कारण हड्डियों के दबाव में उपस्थिति दब जाती है और एक हड्डी दूसरे और झुक जाती है? अर्धचल संधि। किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर हिल जुल सकती है? चल संधि। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा। तिलचटा का श्वसन अंग है? ट्रैकिया। फेफड़े का आकार होता है सक्वाकार। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना के खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच में। चैप्टर पौधों को जानिए। इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। दो गांठों के बीच तने का भाग क्या होता है? इंटरनोड। एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था होती है फाइलटेक्सी। पेड़ पौधे की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं हैं। वो कौन है? जड़ें। पौधों का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी। पौधे कौन कौन से होते हैं? शाक, झाड़ी तथा वृक्ष। शाक पौधे की विशेषताएं हैं हरे एवं कोमल तने वाले। ये हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। शाक पौधे कैसे होते हैं? जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? जिन पौधे की लंबाई आपके बराबर की होती है। पत्ती के चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? पर्णवृंत। तने एवं पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? वह क्या कार्य करती है? जड़। कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं सिरा विन्यास। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। छोटे एवं कोमल पौधे कहलाते हैं शाक। जिन पौधे के तने के आधार से शाखाएं निकलती उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी। तना पौधे में जल का क्या करता है? संवहन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है पत्तों द्वारा। शलजम चुकंदर किस मूसलाधार का उदाहरण है? कुंभी रूप। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है? वो क्या कहलाती है? पंखुड़ियाँ। फूल के कितने भाग होते हैं? 4। पत्ती पर रेखित संरचनाएं क्या कहलाती है? सिरा। यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उस फूल में और कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्त्री केसर। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीजांड। पौधे में तने का कार्य क्या होता है? पानी तथा खनिज को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना, तैयार भोजन को पौधे के शेष में पहुंचाना तथा शाखाओं तथा पत्तियों को सहारा देना। निम्नलिखित में कौन जड़ नहीं है? आलू। जड़ें पौधे एवं मिट्टी को मजबूत से जमाए रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे को क्या कहा जाता है? स्थिरक। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड। निम्नलिखित में किन पत्तियों में जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है? तुलसी, धनिया तथा गुड़हल। पुष्प किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर। परागकण किसमें पाया जाता है? पुंकेसर। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़। निम्नलिखित में से पौधे किसका कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधे को सहारा प्रदान करता है? जड़। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? मूसला जड़। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़।
प्रकाश संश्लेषण निकलने वाली ऑक्सीजन पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किस प्रकार से होती है? जल। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र। कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? आरोही। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। अगला चैप्टर है सजीव विशेषताएं और आवास। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आवास। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनना। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस। हाइड्रिलिया है जलीय पौधा। कौन सा जीव रात्रिचर है? चमगादड़। निम्न में से सजीव है? मशरूम। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाए? उत्सर्जन। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं सुई के आकार के। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है वायु, जल तथा प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषता है? ये मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं तथा शरीर फर से ढका होता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पर्णहरित में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किसके द्वारा? किससे होती है? जल से। निम्नलिखित पर विचार दीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रतिक्रिया, प्रजनन। उपरोक्त में से कौन से सजीव जंतुओं और पौधे दोनों के लक्षण सम्मिलित हैं? 1, 2, 3 यानी उत्सर्जन, उद्दीपन तथा प्रजनन। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को कहते हैं उद्दीपन। निम्नलिखित में किसमें श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज। आंसर 1 तीनों। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करता है? ऑक्सीजन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुँचती है? स्टोमाटा। पौधे की पत्तियां श्वसन के प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया को अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में क्या करती है? ऑक्सीजन को उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित करती है। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, इनमें से कौन श्वसन के लिए क्लोम नहीं होते हैं? तो व्हेल और डॉल्फिन में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, इसमें से किसका शरीर धरारेखीय नहीं है? स्क्विड और ऑक्टोपस। किस सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है? आवास में विभिन्न घटकों उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी आवेश में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान में वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आपस में अजैव घटक है। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक है? अजैव घटक। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को। उत्सर्जन कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को। जलीय पौधे का तना होता है लंबा, हल्का तथा खोखला। डॉल्फिन और व्हेल मछली कैसे सांस लेती है? वात छिद्रों द्वारा। बीज सजीव है या निर्जीव? सजीव। कायिक प्रजनन कहते हैं पौधों में बीजों के अतिरिक्त अन्य भागों से प्रजनन को। केंचुआ सांस लेता है त्वचा से। कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है एक मोटी मोमी परत के कारण और लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। अजैव घटक वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी। अनुकूलन किसे कहते हैं? वह विशिष्ट संरचना जो किसी पौधे और जंतु को उसके प्रवेश से रहने के योग्य बनाती है। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? इसके पत्ते चौड़े होते हैं। जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे और जंतु। किन जंतुओं की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता इसलिए वे लंबे समय तक पानी के बगैर जीवित रह सकते हैं।
रेगिस्तानी जानवर। कैक्टस के पौधे की पत्तियों को आकार होती है जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करती है, क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतुओं तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय अणु किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। वे जीवित वस्तुएं जो अपने भोजन स्वयं तैयार कर सकती है क्या कहलाती है? स्वपोषी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन। संतानों और बीज के उत्पादन को प्रजनन। निम्नलिखित में से किस गैस से पेड़ पौधे के प्रोटीन का निर्माण होता है? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 O2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तो आपका पैर अचानक से किसी कटे अथवा नुकीली वस्तु पर जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? उद्दीपन। निम्नलिखित में लंबाई का एसआई मात्रक कौन है? मीटर। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति के उदाहरण हैं? आवर्ती गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करता है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चौक आदि किस गति के उदाहरण हैं? वर्तुल गति। वाहनों की गति किस गति की उदाहरण है? सरल रेखीय गति। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है? 10 टन क्विंटल। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है आवर्ती। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति सरल रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली सरल रेखीय गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं परिक्रमण। सरल रेखीय गति। सड़क पर कार की गति। निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? पृथ्वी की गति। घनत्व का एसआई मात्रक kg/m³। लंबाई का न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? चाल। कौन व्युत्पन्न राशि है? चाल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के मापन को। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे से। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्व बल। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति। सितार के बोरिये की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति। बजते समय ढोलों की गति किस प्रकार की है? आवर्ती गति। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली रचना जिसे मीटर पद्धति कहते हैं? तो 1790 में। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की अपने हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी जिसकी समान हो। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? आवर्ती गति। मापन के मानक प्रणाली को कहते हैं मीटर पद्धति। वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? कुएं से जल बाहर निकालते डोले, पंखे के पैरों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति। दोलन गति का दूसरा नाम है आवर्ती गति। किसकी गति सरल रेखीय नहीं होती है? पंखे की। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किन्हीं चिन्ह की गति किस रेखा के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण है? वर्तुल। आवर्ती गति नहीं है उड़ती मक्खी की गति। किसी साइकिल के पहिए की गति है? वर्तुल गति। कोहनी से उंगली की छोर तक की लंबाई जिसे एक हाथ कहते हैं लंबाई के मात्रा के रूप में प्राचीन में उपयोग किया जाता था? मिस्र। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उंगली या मुट्ठी। किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछली। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक है? बेकुरल। अपवर्तनांक का मात्रक है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। बल की इकाई है?
बल की इकाई है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? बल। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? बल और दाब। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर। मात्रक कूलॉम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 पर मीटर के बराबर। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है नैनोमीटर के द्वारा। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा। रचना प्रकाश छाया एवं परिवर्तन। क्वेश्चन, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सी घटना आवश्यक है? तो उसके लिए सिर्फ परावर्तन की घटना आवश्यक है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसी कारण होता है? परावर्तन के कारण। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। पारदर्शी वस्तुएं होती है कांच, शीशा, पानी। परभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकता है पर साफ नहीं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो किसका निर्माण होता है? छाया का। दर्पण कितने प्रकार के हैं? 3। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है? काला। परभासी वस्तुएं होती है जैसे तेल लगा हुआ कागज। छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? सूर्य को देखने और दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आता है। कैसी वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बनती है? अपारदर्शी। जिस वस्तु में प्रकाश आर पर गुजर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी। चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त। प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो किसका आकार बढ़ता है? छाया का। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। परावर्तन कहते हैं प्रकाश के किरण के माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना। परावर्तन का कोण परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? उत्तल। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? अनंत। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक और बड़ा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है काल्पनिक और सीधा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रकाश की किरण किस विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश के माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाता है तो तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण परिवर्तन से हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? स्पष्ट। दीप्त वस्तुएं कौन सी है? जुगनू, सूर्य, तारे। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? उल्टा। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? पारभासी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? प्रकीर्णन। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस में होती है? निर्वात में। प्रकाश किस रेखा में संचरित होती है? सीधी। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती क्या कहलाती है? अप्रदीप्त। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं कहलाते हैं चमकदार वस्तु। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। किसी माध्यम में प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता
प्रकाशीय घनत्व कहलाती है। बादलों के रंग सफ़ेद होने के कारण दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे भीम के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी एवं सीधा। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित मुख्य पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे कहते हैं पोल या ध्रुव। प्रकाश के एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है नियमित। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी और सीधी। निम्नलिखित में से किस दर्पण के एक अभ्यारण दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण। विद्युत धारा तथा परिपथ, चुंबक द्वारा मनोरंजन और हमारे चारों ओर वायु। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। निम्नलिखित में कौन सा वायु घटक जलाने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। बल्ब दीप्त होता है परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? तंतु। स्विच होता है सरल युक्ति। विद्युत रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। किसी विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग होता है? नरम लोहा। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल में होती है प्लस धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। विद्युत खंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है? मानव खोपड़ी और 2 अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हड्डियां। संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। विद्युत बल्ब में तंतु किसके बीच लगा होता है? 2 मोटे तारों के बीच में। खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खतरा। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच। एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं 2। मैग्नेटाइट है प्राकृतिक चुंबक। कंपास है दिशा सूचक। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ कहते हैं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर। प्राचीन कला में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे? धागे से लटकाकर। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होता है? सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ आया था? मैग्नीशिया में। चिपकू कहाँ चिपकाए जाते थे? लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर में। पौधे तथा जंतु की एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में सोचते थे कि वह एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए अनिवार्य है जल में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में किस गैस की मात्रा को अधिक एकत्र होने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? धूल का नृत्य करते। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली वायु। अगला क्वेश्चन है, जल तथा मिट्टी में होता है वायु। किरण पुंज क्या है? पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश। वायु का 99% भाग कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए? 4/5 भाग। एक गैस
गंध रहित हवा से भरी और आग बुझाने वाली है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। वायु का एक बड़ा भाग नाइट्रोजन, जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बनता है? सीसा और टीन।